जे थॉमसन है ना, हाँ, थॉमसन या थॉमसन उसको कहते हैं। तो थॉमसन का मॉडल क्या था? थॉमसन मॉडल, ये आपको पढ़ना है, मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन का मॉडल ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि ये एक तरबूजा है, कटा हुआ रखा हुआ है, और इसमें ये जो है धसे हुए बीज जो है इसके, ये इसी पे आधारित इन्होंने बनाया था। और इन्होंने कहा था एन एटम इज ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने बताया कि एक परमाणु इस तरह से होता है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण होता है और निगेटिव चार्ज न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का बीच आर इम्बेडेड इन इट, जो कि उसके अंदर स्थित होते हैं। दिस मॉडल ऑफ ऑफन कॉल्ड द वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल के नाम से इसे जाना जाता है, तरबूजे के मॉडल से। इन्होंने कहा कि एक जैसे ये है परमाणु है, तो इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, तरबूजे के बीच की तरह उसी में उन्होंने बताया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड। इन्होंने ये भी बात बताया कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वो किसी की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उसमें क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। थॉमसन के मॉडल में ये कमी हो गई कि उन्होंने एक ही जगह धसा हुआ बता दिया, तरबूजे के बीच की तरह धसा हुआ क्या कहते हैं कि परमाणु को बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब तरबूजे के बीच की तरह धसे हुए हैं उसके अंदर। यही उनका गड़बड़ी थी, क्योंकि एक जगह धसे हुए नहीं है। ये चीज उनकी कथन सही था कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, क्योंकि उसके जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना ही क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये जे थॉमसन के मॉडल में दो बातें आई। अब लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल क्या था? लिमिटेशन का मतलब हुआ कि उसके थॉमसन मॉडल की कमियां क्या थी। पहला था कि द मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कुड बी अरेंज इन एन एटम सो क्लोज टू ईच अदर। ये बात सिद्ध करने में फेल हो गया था कि कैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या कहते हैं कि एक ही जगह एक कैसे इकट्ठे रह सकते हैं, ये बात समझाने में फेल हो गया था। अल्फा पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल्स हैविंग 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट्स ऑफ मास। एक अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होता है, 2 यूनिट इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल में, अब ये थॉमसन मॉडल खत्म हो गया था, और अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं? अल्फा पार्टिकल में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे होता है 4 यूनिट मास, 4 यूनिट मास। अब किसी भी एटम में से अगर क्या कहते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल किसी भी में से निकलेगा, तो उसके चार्ज में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा हो जाएगा उस पे, और उसका मास जो है 4 यूनिट घटेगा अगर निकलता है तो। अगर क्या कहते हैं कि उस पे अगर आके जुड़ता है तो 2 यूनिट बढ़ाएगा वो। तो ये कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज दैट इज दे आर डबल चार्ज हीलियम आयंस, ये क्या होगा, हीलियम आयन के डबल चार्ज के बराबर होता है। ऑब्जर्वेशंस रिजेक्टेड फ्रॉम आठा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड बेस्ड थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। करा कि रदरफोर्ड ने जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के आधार पे जो उसने प्रक्रिया की, वो प्रयोग में क्या देखा, रदरफोर्ड एक्सपेक्टेड दैट इफ द मॉडल possessed earlier by J.J. Thomson, according to which there is uniform distribution of positive and negative charge। जो J.J. थॉमसन ने बताया था, वो कहा था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक समान वितरण होगा, किसका, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का। was correct, then alpha particles scattering the
sticking the gold atom would be uniformly deflected, which was not in the case. उन्होंने एक सोने की पन्नी पर क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल से डाला था, तो डिफेक्ट करके वहां पे दिखाया था कि अल्फा पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिफेक्टेड हो रहे थे. Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large deflections. कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स काफी क्या थे, काफी हैवी थे प्रोटॉन्स से, प्रोटॉन की तुलना में काफी हैवी थे. He did not expect to see large deflections. वो बड़े बड़े डिफ्लेक्शंस को वो नहीं देख पाया था. Selection of gold metal for Rutherford's alpha particle scattering experiment. उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में सोने की पन्नी का ही क्यों प्रयोग किया? गोल्ड इज इजिली मेलिएबल एंड कैन बी बीटेन इनटू वेरी थिन शीट्स. गोल्ड का प्रयोग इसलिए किया गया कि गोल्ड जो है आसानी से चादर के रूप में फैलाया जा सकता है, अब पीट कर इसको बहुत पतली पन्नी बनाया जा सकता है. अन्य धातुओं में क्या था, अन्य धातुओं की पतली पन्नी नहीं बनती है. तुमने देखा होगा सोनार जो है सोने का ही बहुत पतला पतला गाना, आधा ग्राम का गाना कुंडल वगैरह 1 ग्राम में ही बना देता है. कैसे बना देता है? क्योंकि गोल्ड को पीटा जा सकता है, जितना पीटेंगे इसकी पतली से पतली चादर बन सकती है. दिन भर पीटता है, पीट के उसको पतली चादर में कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करने के बाद डाई में डालकर उसको क्या करता है, जिस शेप में काटना होता है उस शेप में दबा के काट के निकाल के गहना तैयार कर देता है. तो ये क्या है, गोल्ड की खासियत होती है. इसीलिए रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का उपयोग किया था. ऐसा नहीं कि रदरफोर्ड बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि पैसे वाला व्यक्ति था और वो सोने की पन्नी का उपयोग कर रहा था, बाकी लोग लोहा की पन्नी का प्रयोग कर रहे थे. लोहा की पन्नी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पतले चद्दर के रूप में नहीं फैलाई जा सकती जितना पतला चद्दर सोने का हम पीट सकते हैं. फिर ऑब्जर्वेशंस मेड बाय रदरफोर्ड फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन देखा? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेज स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉयल विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ. बहुत से अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या हो गए, सीधे पास हो गए. जैसे गोल्ड सोने की पन्नी उसने ली थी इस तरह से और इस पे से अल्फा पार्टिकल उसने पास कराए, तो बहुत से ऐसे सीधे पास हो गए. अल्फा पार्टिकल ऐसे गए और टकरा के सीधे सोने की पन्नी से पार होके बाहर निकल गए. वो क्या कहते हैं कि डिफ्लेक्ट नहीं किए, बहुत से संख्या में डिफ्लेक्ट नहीं किए. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल ए स्मॉल एंगल. कुछ डिफ्लेक्ट हुए तो क्या हुआ, बहुत छोटे से एंगल में क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए. वन आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अप्रियल टू रिबाउंड. कह रहा है कि उसमें से 12,000 पार्टिकल्स में से कोई एक तो क्या हो रहा था, रिबाउंड हो रहा था, है रुक रहा था. फिर कंक्लूजन फ्रॉम अल्फा रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. उसने अल्फा कणों के बौछार से जो उसने प्रयोग किया था उसका क्या निष्कर्ष निकाला? उसने कहा मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी. उसने ये बात स्पष्ट की कि बहुत सा जगह, क्योंकि ये गोल्ड फॉयल की उसने बहुत पतली पन्नी ली थी और इसी को उसने क्या कहते हैं कि एटम मान लिया था. इसमें बहुत सी जगह एटम की क्या है, एम्प्टी है, खाली है, खाली जगह स्पेस है, उसमें कोई भी काम नहीं होता है. इसीलिए क्या कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल वहां से सीधे निकल गया. कह रहा मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, हेंस इट अलाउज द अल्फा पार्टिकल टू पास स्ट्रेट थ्रू इट्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. उसने बताया कि बहुत सी जगह खाली थी, इसलिए अल्फा पार्टिकल को इन्होंने बिना डिफ्लेक्ट किए, मतलब बिना उसका पाथ को हिलाए चाहे कहीं दूसरी ओर मोड़े, सीधे की सीधे निकल गई. फिर दूसरी बात उसने कही, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ. बहुत कुछ कम कण ही क्या थे जो ऐसे गए थे और अपने क्या कहते पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए थे. ठीक है, ये संख्या बहुत कम थी. अब बहुत कम होने के कारण उसने क्या माना कि बहुत कम कण क्या किए थे जो गए और डिफ्लेक्ट हुए. इसलिए उसने कहा कि बहुत कम ऐसी संख्या है जो कि अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्ट हो रही है, which suggests that the positive charge of an atom
ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। यह स्पेस उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज था एटम का वो बहुत कम क्या कहते हैं कि स्पेस लेता है, क्योंकि जो कम पार्ट डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, जब पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज टकराएगा तभी क्या कहते हैं कि उसमें रिपल्सन होगा, वापस भेजेगा, वो अपने पथ पे नहीं जाने देगा आगे। क्योंकि बहुत कम का हुआ था ऐसा कि अपने पथ पे आगे नहीं जा पाए थे, इसलिए उसने माना कि वह क्या है, वह कम संख्या में है। फिर अगला कहा द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। तीसरी बात जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में थी वो थी कि द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस इज ए वेरी स्मॉल। जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया जा रहा है, जो जगह घेरी जा रही है न्यूक्लियस के द्वारा, केंद्रक के द्वारा, वह बहुत छोटी है कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स। एटम के वॉल्यूम के तुलना में उसके न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या है, काफी छोटा है। मतलब एटम अगर हमारा बड़ा है तो उसमें न्यूक्लियस बहुत छोटी सी जगह है, केंद्रक जो है बहुत छोटा सा जगह है। ठीक है। ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो 180 अंश पे डिफ्लेक्ट हुए थे। एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वेयर कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन एन एटम। वो क्या कहते हैं कि बहुत स्मॉल वॉल्यूम में थे। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल क्या निकला, there is a positively charged center in an atom called the nucleus and their mass of atom recedes the nucleus। करा है कि बहुत कम जो जगह जो है, जो सेंटर होता है एटम का, उसमें अल्फा पार्टिकल, ये जो है यहाँ पे छोटा सा अगर सेंटर है, ये बहुत छोटा है। रदरफोर्ड का पहला करा है देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम। किसी भी परमाणु में जो केंद्रक होगा वह धनात्मक चार्ज होगा। फिर कॉल्ड द न्यूक्लियस, जिसे कि हम केंद्रक कहेंगे, एंड द सेंटर मास ऑफ एटम रेसिड्यू इन द न्यूक्लियस। पूरा मास जो है उसका न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करेगा, उसके बाहर की चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा, जो कि बाद में गलत सिद्ध हुई थी। इसके रदरफोर्ड में एक कमी हो गई थी, क्योंकि बाहर की चीजों पे भी सिद्ध कर रहा था। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे थे उसकी संख्या और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पे क्या कहते हैं कि डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या को ये नहीं दिखा रहा था, सिर्फ अल्फा पार्टिकल को ही दिखा रहा था। ठीक है। फिर कह रहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एज वेल एज डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट। इसने फिर सही से सिद्ध किया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यही आजकल आधुनिक में चलता है रदरफोर्ड वाला ही, कि न्यूक्लियस में जो होता है एन और पी होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। एटम का मास जो है एन प्लस पी बराबर होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यही हम चलाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या है वही उसके एटॉमिक मास को निर्धारित करती है। इलेक्ट्रॉन जो उसके कक्षा के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं कि एटॉमिक मास में नहीं जोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होती है जितने की न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं कि नाभिक का अस्तित्व स्थिर होता है, कि जितना इलेक्ट्रॉन बाहर ऋणावेशित रखते हैं उतने ही अंदर प्रोटॉन धनावेशित रखते हैं। अब पूरा एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। एटम की तुलना में न्यूक्लियस की साइज काफी छोटी होती है। फिर डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स। Rutherford had approved that electrons move around the positively charged nucleus at a very high speed। रदरफोर्ड ने ये प्रूव करके दिखाया कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेज गति से गति करते हैं। ठीक है। इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट माने वृत्ताकार गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी एक्सिलरेटेड सेंट्रीपेटली।
टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स ए सेंटर। इलेक्ट्रॉन इतनी तेज सेंट्रीपेटली घूम रहे हैं कि उनकी टेंडेंसी है सेंटर की ओर घूमने की। टू रिमेन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, की सर्कुलर ऑर्बिट में बने रहे। बट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से, इफ चार्ज बॉडी is accelerated around another charged body, then there would be a continuous radiation of the moving body। कह रहा है कि अगर कोई आवेशित कण किसी दूसरे आवेशित कण के चारों ओर लगातार घूम रहा है तो उससे क्या होगा, अगर एक आवेशित कण दूसरे आवेशित कण के चारों ओर लगातार घूम रहा है, accelerated around through a charged body, then there would be a continuous radiation of the moving body। उस पे रेडिएशन पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स पे, किस पे, जो चार्ज बॉडी घूम रही, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है तो उस पे घूमेगा, रेडिएशन पड़ेगा। दिस लूज द एनर्जी वुड स्लो डाउन द स्पीड। इसके कारण क्या होगा, उसकी एनर्जी लॉस होगी और एनर्जी लॉस होने पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इवेंटुअली इलेक्ट्रॉन्स वुड फॉल इनटू न्यूक्लियस। और अंत में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा था वह क्या करेगा, वह आके न्यूक्लियस में गिर के खत्म हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, रदरफोर्ड ने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड ए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट ए वेरी हाई स्पीड। रदरफोर्ड ने यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, उसकी स्पीड बहुत अधिक है, वो बहुत तेज गति से घूम रहा है, बहुत धीमी गति से नहीं घूम रहा है, वो चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर लगातार घूमते जा रहा है। इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू एक्सीलरेटेड सेंट्रीपेटली टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स सेंटर। वह क्या होगा, सेंट्रीपेटली मतलब होता है कि ऐसी टेंडेंसी कि हम केंद्र के सापेक्ष घूमे, तो वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स केंद्र के सापेक्ष घूमने का रखेगा। रिमेन्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में वृत्ताकार पथ पे उसका ये बना रहता है। फिर कह रहा है बट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कारण क्या होगा, इफ चार्ज बॉडी इज एक्सीलरेटेड अराउंड अनदर चार्ज बॉडी, एक आवेशित कण अगर त्वरण प्राप्त करता है, एक्सीलरेटेड माने त्वरण प्राप्त करता है, अनदर चार्ज बॉडी माने कि दूसरे आवेशित कण के, तो कह रहा है देन देयर वुड बी कंटिन्यूअस रेडिएशन ऑफ मूविंग बॉडी। उसके कारण क्या होगा, उसमें लगातार रेडिएशन होगा गति करने वाली बॉडी में, इलेक्ट्रॉन्स में। दिस लॉस द एनर्जी वुड स्लो डाउन, ये रेडिएशन होगा तो उसमें से क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी, रेडिएशन के फलस्वरूप क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी। और ये एनर्जी लॉस करेगा तो धीरे धीरे गति ऐसी हो जाएगी कि आके इस केंद्रक में क्या करेगा, गिरने की टेंडेंसी रखेगा। केंद्रक में गिर जाएगा जब इलेक्ट्रॉन, तो उसकी गिरने के बाद उसकी क्या कहते हैं, अस्तित्व क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये पहला था रदरफोर्ड का। दूसरा था, रदरफोर्ड हैड proposed that electrons revolve around the nucleus in a fixed orbit। रदरफोर्ड ने ये क्या कहते हैं कि प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट, एक फिक्स्ड पथ पर, जैसे पृथ्वी अपने पथ पे घूमती है, सूर्य के चारों ओर, मंगल घूमता है, बृहस्पति घूमते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर घूमता है। He did not specify the number of electrons in each orbit। उसने ये नहीं बताया कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 रहेंगे, 5 रहेंगे, 10 रहेंगे, 25 रहेंगे, 50 रहेंगे। ये सब प्रूव करने में सिद्ध नहीं हुआ। 2 बातें उसने बताई थी। पहले बात बताई जो इसकी कमी जो थी वो ये थी कि उसने कहा इलेक्ट्रॉन उसके एक निश्चित कक्षा में घूम रहा है, निश्चित कक्षा में घूम रहा है, ये बात तो सही बताई, लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये कमी हो गई, ड्रॉबैक हो गया कि उसने ये नहीं बताया कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये बात उसने नहीं बताई। दूसरी बात उसने जो बताई कि इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर वृत्ताकार कक्षा पे घूम रहे हैं, बहुत तेज गति से घूम रहे हैं,
बहुत तेज गति से घूमने की बात उसने कही। और वहां पे अगर वो देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, तो वहां पे क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से क्षय कर रहे थे, रेडिएशन कर रहे थे, ऊष्मा निकाल रहे थे, जिसके कारण उनकी गति बाद में धीमी हो जाती। और धीमे होने के फलस्वरूप वो चूंकि खींचते पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और खींच के इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज थे, चले जाते केंद्र में, केंद्र में डूब कर वहां पे क्या होता, उस एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। ये दो बातें जो थी उसके में कमियां आ गई थी। फिर पास्टुलेट्स पुट फॉरवर्डेड बाय बोर्स रिगार्डिंग मॉडल ऑफ एटम्स। बोर ने, बोरबरी का सिद्धांत जो है वो क्या रहा, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड ए न्यूक्लियस इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कॉल्ड discrete orbit of elements that are also called permeable orbit। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स, अब बोर का सिद्धांत आ गया, पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर। बोर के सिद्धांत में क्या कहा गया, ये रदरफोर्ड का हमने पढ़ा, फिर अब बोर का पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने जे थॉमसन का पढ़ा, परमाणु मॉडल। जे थॉमसन ने बताया तरबूजा की तरह है, उसी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों धसे हुए हैं, वो तरबूजे वाला वाटरमेलन मॉडल कहलाया। वो क्या कहते गलत था। इन्होंने अल्फा पार्टिकल से रदरफोर्ड ने दिखाया, ये भी सही कहा, इसने न्यूक्लियस को खोज दिया। खोजना एक बहुत बड़ी चीज थी, न्यूक्लियस उसने खोज दिया केंद्रक, और उसने बता दिया कि केंद्रक का ही द्रव्यमान जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का है, वही द्रव्यमान क्या कहता है एटॉमिक मास कहलाएगा। वो बाद में भी रहा, वो बात उसकी सही थी, लेकिन एक गड़बड़ी कर गया कि इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेज गति से घूम रहे हैं, इसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से घूम रहे हैं। इसके ड्रॉबैक में ये आ गई बात कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से नहीं घूमते हैं। तीसरी बात इसने जो दूसरी बात जो बताई कि जो रिवॉल्विंग हो रही है उससे ये क्या कहते हैं कि गिर जाएंगे, और ये भी नहीं प्रूव करने में सिद्ध हुआ कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब इनसे पूछा गया कि भाई किसी के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे, 4 को, 5 को, एक ऑर्बिट में 6 को रखोगे, किस सिद्धांत से उसको बांटोगे, क्या करोगे, तो ये इन्होंने नहीं सिद्ध कर पाए। ये उसके बाद अगले वैज्ञानिक है हमारे, जिसको कि हम कहते हैं बोरबरी का सिद्धांत। बोर के हिसाब से एटॉमिक मॉडल हो गया, नील बोर दिया होगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल। अब बोर्ड ने क्या बताया, वो उसने कहा पहली बात कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वह केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं एक निश्चित कक्षा में। उसने भी कहा केंद्रक होता है, उसने इस बात को नहीं काटा, इसमें एनपी उसने भी लिखा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लिखा। इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, उसके चारों ओर चक्कर लगवाया, कहा इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, हर एक की ऑर्बिट उसने बना दी, ठीक है। और कहा कि ऑर्बिट कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर आल्सो कॉल्ड परमिसिबल ऑर्बिट। वो उसकी एक निश्चित कक्षा थी जिसमें कि वो घूमेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन अब दूसरी कक्षा में नहीं जाएगा, जिसकी जो कक्षा है निर्धारित की गई है उसी में घूमेगा। while revolving the in discrete orbit the electron do not rotate radiate energy। उसने कहा कि जब वो कक्षा में चारों ओर घूमेगा तो अपने अंदर से एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेगा, जो कि रदरफोर्ड वाले में एनर्जी का रेडिएशन वो कर रहा था। ये एनर्जी का रेडिएशन क्या करेगा, नहीं करेगा। दैट इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट सो लॉन्ग एज दे स्टे इन द गिवन ऑर्बिट, जिससे कि उसकी ऊर्जा एक समान बनी रहेगी और वह अपने ऑर्बिट में लंबे समय तक पड़ा रहेगा, अपनी कक्षा में लंबे समय तक पड़ा रहेगा। जब वो अपने अंदर से एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेगा तो वह लंबे समय तक क्या करेगा, अपनी कक्षा में बना रहेगा, ठीक है। given orbit electrons present in different orbits have different energies।
फिर इसने ये भी बताया कि भिन्न भिन्न ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी, जैसे ये पहला ऑर्बिट है, दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी, इसकी एनर्जी अलग होगी और पहले वाले ऑर्बिट वाले की एनर्जी क्या होगी, अलग होगी। ये इसने बात कही, ये कहा नहीं कि सबकी एनर्जी एक समान होगी, इसने कहा कि पहले वाले की एनर्जी अलग होगी, दूसरे वाले की एनर्जी क्या होगी, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी अलग होगी। ऐसा नहीं कि पहली कक्षा की जो एनर्जी है वही दूसरी कक्षा की भी एनर्जी रहे। जैसे उसने कहा कि हर क्लास अलग अलग डिफाइंड है और अपनी कक्षा में ही घूमती है। ये किसने कहा, ये आपको नील बोर ने बताया। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमे, इलेक्ट्रॉन मान लो बच्चे हैं और क्लास जो है हमारी वो कक्षाएं हैं, हर एक बच्चा अपनी कक्षा में ही घूमता है। कक्षा एक वाला कक्षा एक में घूमेगा, कक्षा दो वाला दो में घूमेगा, 9 वाला 9 में घूमेगा और 10 वाला 10वें नंबर की कक्षा में घूमेगा। अब हर क्लास की एनर्जी अलग अलग होती है। अब कक्षा 10 वाले कक्षा एक वाले से लड़ना चाहे तो नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि कक्षा 10 वालों की एनर्जी लेवल ज्यादा होगा और एक वाले का एनर्जी लेवल कम होगा, मारपीट के सब उनको अंदर कर देंगे बेचारों को। तो हर एक की एनर्जी लेवल अलग है, एक वाले की एनर्जी लेवल अलग है, दो वाले की एनर्जी लेवल अलग है, तीन वाले की एनर्जी लेवल अलग है, 4 5 6 7 8 9 10 वालों तक की एनर्जी लेवल अलग है। ये आप ऐसे भी क्लास में व्यवहारिक रूप में देखते हैं। तो एक ही स्कूल है, स्कूल क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लियस है जिसके चारों ओर क्या कहते हैं कि कक्षाएं बनी हुई हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षाएं बनी हुई हैं। तो अब उसका क्या है, कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वाले जो बच्चे घूम रहे हैं, उनका एनर्जी लेवल क्या है, अलग अलग है। क्लियर हो गया होगा आपको, अब लग रहा है कि कोई समझाने की बात नहीं रह गई होगी, आपको समझ में आ गया कि डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिट्स होते हैं। ये इन्होंने दूसरी बात बताई। पहली बात बताई कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ए लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियस के चारों ओर लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में घूमते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि हर एक कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निर्धारित संख्या में होते हैं और उनका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है व्हाइल रिवॉल्विंग। और दूसरी बात जो थी कि रिवॉल्व करते समय वो किसी प्रकार की एनर्जी का रेडिएशन नहीं करते हैं, जो कि रदरफोर्ड ने करवा दिया था। ये कहा कि किसी प्रकार का कोई रेडिएशन नहीं करते हैं, तो उन्होंने कोई रेडिएशन नहीं किया। और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स हैव डिफरेंट एनर्जीज, जो विभिन्न ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वह क्या कहते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की एनर्जी रखेंगे। फिर कह रहा ऑर्बिट्स और सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के एल एम एन। जो ऑर्बिट्स या सेल हैं वह के एल एम एन के द्वारा ही हम क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। यहां से हम लिखना चालूंगे के एल एम एन ओ, इस तरह हमारी ऑर्बिट बनती चली जाएगी आगे तक। ठीक है, इसको हम पहली कक्षा कहेंगे जो पहले नंबर पे घूम रहा है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, और इसी तरह अन्य कक्षाएं बनती चली जाएंगी। जैसे आपके स्कूल में कक्षा बनी होती है 1 2 3 4 5, तो इस तरह से क्या करेंगे, बनती चली जाएंगी। इसको हम नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं, के एल एम एन को हम 1 2 3 4 5 के हिसाब से भी आगे तक जहां तक लिखना चाहें, जहां तक उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जहां तक लिखना चाहें, हमारे मन पे डिपेंड नहीं भैया, गलती से बोल गया है। ये आपके जहां तक इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वहां तक आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को जहां तक वितरित करना चाहे कर सकते हैं। अब यहां से हमारा परमाणु मॉडल स्टार्ट होगा। अब कह रहा है कि बोर्स बरी स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए डिफरेंट ऑर्बिट। डिफरेंट ऑर्बिट्स में बोरवरी ने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बताया वह जानिए। आपके में इलेक्ट्रॉनिक संरचना में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है। तो इन्होंने बताया
कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 2n² के हिसाब से होता है। 2n² प्रयोग किया एक फार्मूला, जहां वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब ऑर्बिट से इन्होंने बताया कि किसी कक्षा में 2n² के हिसाब से ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2n² के हिसाब से होगी। अब कह दिया जाए परीक्षा में कि k ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो k नंबर 1 का ऑर्बिट है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, n का मान 1 रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2, यानी कि पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बगल में है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह अगर हम क्या कहते हैं कि अगर दूसरी कक्षा की बात करें तो उसमें होगा 2 × 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी के 8। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, यानी कि अगर पूछ दे परीक्षा में कि यल कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है तो वहां पे 8 होंगे। फिर तीसरी कक्षा को अगर हम लेते हैं तो 2 × 3 का वर्ग मतलब कि 3 × 3 = 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं। और चौथी कक्षा जो हम अगर लेते हैं तो 2 × 4 का वर्ग 4 × 4 32। इस तरह से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का एक मॉडल बनाया। उसने कहा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन विभिन्न ऑर्बिट्स में जो होता है 2n² के अनुसार होता है, जहां n जो है कक्षा की संख्या है, कक्षा 1 2 3 4 5 जो आ रही उसकी संख्या है, और उससे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस ऑर्बिट में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम मतलब कि पूरा भरा हो भी सकता है, नहीं भी भरा हो सकता है, खाली भी हो सकता है। ये उन्होंने एक बात पहली बता दी कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा कहा आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम कैन accumulated a maximum number of 8 electrons। दूसरा बाउंडेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बाउंडेशन था। इस तरह से बढ़ाते जाएंगे तो आखिरी कक्षा में 100-200 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, लेकिन कक्षा में स्पेसिंग बढ़ गई है, लेकिन आखिरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। भले हमको एक कक्षा और बनानी पड़ जाए, लेकिन आखिरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। 8 से ज्यादा आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर थ्योरेटिकल पेपर होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाने के लिए आता है, विभिन्न तत्वों का वो आपको बनाना पड़ेगा। तो उसने ये बताया कि आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा नहीं होंगे। इसीलिए हमने कहा था ना कि कल बता रहे थे वैलेंसी के बारे में, तो वैलेंसी 8 की जाती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की वो पूर्ति करते हैं आखिरी क्लास में। और हमेशा जो है केमिकल रिएक्शन में आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अंदर वाले भाग नहीं लेते हैं। घर में जो अंदर के कमरों में लोग रहते हैं वो बाहर नहीं आते हैं, जो आउटर मोस्ट पे लगे रहते हैं, दरवाजे के पास वाले कमरों में रहते हैं, वही लोग क्या कहते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उसने जो दूसरी बात बताई कि डिस्ट्रीब्यूशन 2n² के हिसाब से होगा, लेकिन आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से ज्यादा नहीं होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट इज 8। वो क्या होगा, 8 से अधिक नहीं हो सकते हैं। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्यूमुलेटेड इन ए गिवन सेल। क्या कहते हैं कि एक सेल में नहीं रहते हैं, अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड, द सेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर। करेगा कि स्टेप वाइज मैनर के हिसाब से सेल्स को फिल किया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कोई फिल करना चालू कर दिए। पहला सेल भर जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से, तो अब दूसरा सेल भरेगा 8 इलेक्ट्रॉन से, तब तीसरा सेल भरेगा। हम उसके इलेक्ट्रॉनों को लेकर चलेंगे। जो एटॉमिक नंबर क्या होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या होती है। एटॉमिक नंबर जो दिया रहता है सवाल में वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या होती है, और उससे हम क्या करेंगे, सेल को भरेंगे।
कि पहले में 2 हो गए तो शेष कितने बचे, वो कहाँ जाएंगे दूसरे में। दूसरे में मान लो 8 है, 8 2 10 पूरा हो गया, फिर बच गया हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो तीसरे सेल में फिर 3 ही रहेंगे। अब ये नहीं कि तीसरे में हमको 32 मैक्सिमम दिया था, 18 सॉरी 18 मैक्सिमम तीसरे में दिया है, तो 18 इलेक्ट्रॉन हम भर दें, उसमें ऐसा नहीं है। जो बचे खुचेंगे वही जाके आखिरी वाले में बैठ जाएंगे। अंदर की सेल पहले पूरी भरी जाएगी कंटिन्यूअस, अंदर की सेल हम भरते आएंगे पूरा, तब बाहर वाले सेल में डालेंगे। एक कमरा भर गया हमारा अंदर का, फिर जो बचे लोग वो दूसरे कमरे में चले वहां बैठ के भराए जाएंगे। फिर बच गए लोग तो तीसरे कमरे में चले वहां पे भर दिया जाएगा। फिर बच गए लोग तो चौथे कमरे में चले वहां पे भरा जाएगा। फिर बच गए लोग तो पांचवें कमरे में चले वहां पे भर दिया जाएगा। इस तरह से हम कंटिन्यूअस भरते चले जाएंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद है आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल। जो सबसे बाहरी सेल होती है उसे हम बैलेंस सेल कहते हैं, उसी से हम बैलेंसी निकालते हैं। हमने बताया था ना कि आखिरी वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया में भाग लेंगे, चाहे साझा करें चाहे देने लेने का काम करें, वो आखिरी कक्षा ही करती है, लास्ट ऑर्बिट ही करती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस सेल कहते हैं। फिर कह रहा है न्यूट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस में स्टेटेड होते हैं, वह क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन में प्रोटियम की बात की जा रही है, ये मत कहिएगा ड्यूटीरियम और टाइट्रियम को भी ले लीजिएगा, वो आइसोटोप्स है उसके, वो स्पेशल केस में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ज्यादातर प्रोटियम ही पाया जाता है, और हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन 0 होता है उसका, इसलिए 1 आता है एटॉमिक मास। न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या का जोड़ ही एटॉमिक मास होता है। बार बार कह रहे सवाल में आएगा तो आराम से लगा लेना। फिर कह रहा है इफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कंप्लीटली फिल्ड इट्स वैलेंसी इज 0। अगर आउटर मोस्ट सेल पूरी कंप्लीटली फिल्ड हो जाए 8 इलेक्ट्रॉनों से, जैसे कि इनर्ट गैसों में होता है, तो वहां पे क्या होगा, वैलेंसी 0 आ जाएगी। वैलेंसी क्या होगी, 0 हो जाएगी। अगर नहीं फिल होती है तो अगर हम किसी से लेते हैं इलेक्ट्रॉन, लेने का हम तरीका बता दिए कि जिसके 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होंगे, 4 तक तो साझा करेंगे सब, 4 के बाद वैलेंसी शुरू हो जाएगी, 5 आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है तो 3 वैलेंसी वो बना देगा तुरंत। तो 3 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 1 वैलेंसी वो आ जाएगी निगेटिव वाली, क्योंकि जब वो लेना शुरू करेगा तो क्या करेगा, निगेटिव चार्ज देगा। और 4 से अगर नीचे के अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 1 3 है, तो वो क्या करेगा, छोड़ देगा, दूसरे को दान दे देगा, और दान देगा तो पॉजिटिवली चार्ज एटम हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज एटम कहलाएगा और धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट आज शाम को निश्चित हो जाएगा, क्योंकि लोग परीक्षा परसों से है, इसको खत्म करेंगे और तुम्हारी सीबीएसई की भी परीक्षा है, इसलिए इसको खत्म कर दिया जाएगा।